तो पार्ट नंबर 2 में आपका स्वागत है। मांग की लोच पार्ट नंबर 1 आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। पार्ट नंबर 2 चैप्टर नंबर 4, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। जो लास्ट मैंने छोड़ा था पार्ट नंबर 1 में, वो छोड़ा था मैंने मांग की कीमत लोच की श्रेणियां, कोटियां या डिग्रीज, इंग्लिश में डिग्रीज बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या होती है, तो मैंने वैसे तो बता दिया था कि 5 होती है। अब इन पांचों को पढ़ लेते के करके और उनका साथ साथ में जो है डायग्राम, जो कर्व बनेगा वो भी बना लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले पूर्णतया लोचदार मांग की लोच, जिसको हम ईडी इक्वल टू अनंत अपरिभाषित इंफिनिटी जो मर्जी बोल लो, ठीक है ना। तो पूर्णतया लोचदार मांग की लोच कब होती है, तो उसने बोला किसी वस्तु की पूर्णतया लोचदार मांग की लोच से अभिप्राय उस स्थिति से है, ये उस स्थिति की बात कर रहा है जिसमें प्रचलित कीमतों पर, यानी प्रचलित मतलब होता है जो मार्केट में चल रही है। प्रचलित मतलब क्या होता है, जो मार्केट में चल रही है, जो कीमत अभी प्रचलन में है, ठीक है ना, उस पे मांग क्या जाती है, अनंत हो जाती है, ठीक है। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि पूर्णतया लोचदार मांग की लोच से अभिप्राय उस मांग की लोच से है जिसमें कीमत में ना के बराबर परिवर्तन होने पर, यानी कीमत में परिवर्तन नहीं होता, मगर मांग जो है या तो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है या तो मांग बहुत ज्यादा कम हो जाती है। क्लियर हो गया, या तो मांग बहुत ज्यादा बढ़ जाती है या तो मांग बहुत ज्यादा कम हो जाती है। तो मैंने कहा था जब भी लोच आएगा तो बढ़ना घटना कुछ भी होता है तो वो लोचदार ही माना जाता है, ठीक है। तो पूर्णतया वाला कब होगा, तो पूर्णतया लोचदार मांग की लोच से अभिप्राय उस स्थिति से है जिसमें प्रचलित कीमतों पर, यानी जो कीमत चल रही है एक ही कीमत रहेगी और मांग क्या हो जाएगी, अनंत हो जाएगी। देखो इसका कर्व कैसे बनेगा, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये मात्रा हो गया यानी क्यू, ये कीमत हो गया पी। अब देखो बनेगा कैसे, ये आपका डिमांड करो बेटा, बिल्कुल सीधी लाइन जाएगी, क्या जाएगी, सीधी लाइन जाएगी। ये आपका प्राइस हो गया, ये डिमांड कर्व हो गया, ठीक है ना। सपोज करो पहले आप इतनी क्वांटिटी खरीद रहे थे, ये क्यू है ना। अब या तो आपकी क्वांटिटी बढ़ गई, देखो प्राइस में कोई चेंज नहीं हो रहा, प्राइस वहीं का वहीं है, क्वांटिटी या तो क्यू से Q1 हो गई या फिर पी घट गई, घटना भी तो लोचदारी होता है ना, तो Q2 भी हो सकती है, या तो यहां से इधर आ जाएगी या तो यहां से इधर हो जाएगी। तो मांग अनंत हो रही है, मांग में जो चेंज है बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। इसी को ही ईडी इक्वल टू क्या बोलते हैं, इंफिनिटी बोलते हैं। और यहाँ पे जो बनता है वो मांग वक्र क्या बनता है, एक्स अक्ष के समानांतर ऐसे लिखते हैं क्या, एक बार चेक कर लेना, ठीक है। समानांतर मेरे हिसाब से सर ऐसे लिखते हैं समानांतर, फिर भी एक बार आप चेक कर लो कि एक्स अक्ष के पैरेलल बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है ना। तो उसके एक्स अक्ष के पैरेलल हो जाएगी, बिल्कुल क्या हो जाएगी, इसके बिल्कुल सामने पैरेलल हो जाएगी। बात समझ में आ गया। तो क्या बनाया मैंने कि पूर्णतया लोचदार मांग की लोच से अभिप्राय उस लोच से है या उस स्थिति से है जिसमें प्रचलित कीमतों पर, यानी एक ही कीमत रहेगी और मांग क्या हो जाएगी, अनंत हो जाएगी, या तो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी या तो बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। क्लियर हो गया। ये एक्स अक्ष के समानांतर होता है, यानी पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है, बिल्कुल सामने है उसके, ऐसे करके बिल्कुल ऐसे बनता सीधा, और यहाँ पे ईडी को इस तरह से लिखा जाता है। क्लियर हो गया, नोट डाउन कर लो बेटा फटाफट से। देखिए आगे देखिए आप, ठीक है। दूसरा है पूर्णतया बेलोचदार मांग की लोच, ठीक है। ये क्या होता है, इसने बोला जब एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने का, यानी कीमत में आप परिवर्तन करने वालों, ठीक है, मगर उसका वस्तु की मांग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसका मतलब मैंने कहा था कि परफेक्टली ढीठ, ठीक है। जैसे मैंने आपको समझाया था कि जैसे हमारे बोलने का, टीचर्स के बोलने का ज्यादातर बच्चों पे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, तो जिन पे फर्क नहीं पड़ता ना बिल्कुल भी, वो परफेक्टली ढीठ है। तो ये भी वही है। तो जब एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने का वस्तु की मांग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो अर्थात वस्तु की मांग एक समान या स्थिर रहती है, तो इसको क्या कहते हैं, पूर्णतया बेलोचदार मांग की लोच कहते हैं। बात समझ आ गया, ठीक है। तो यहां पे अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो डायग्राम कैसे बनेगा, देखो एक्स अक्ष हो गया, वाई हो गया, कीमत मात्रा बिल्कुल सेम वही है, ठीक है। बस इस तरह से आ जाएगा कर्व आपका, बिल्कुल सीधा सीधा ये, ठीक है। ये आपका डिमांड कर्व है बच्चे, क्या है, डिमांड कर्व है, ये क्यू हो गया। अब एक बार पी कर लेते हैं। मान लो आपकी प्राइस पहले इतनी थी, तो आप उस पर इतनी क्वांटिटी खरीद रहे थे, प्राइस कम करके देख लो, P1 कर लो। P1 मैंने किया, प्राइस को मैंने कम करके देखा, तब भी डिमांड में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो वहीं की वहीं खड़ी की खड़ी है, उसी जगह पे आगे इधर उधर नहीं खिसक रही है, ठीक है। तो प्राइस बढ़ने पर, प्राइस कम होने पर डिमांड बढ़ नहीं रही है, और प्राइस को बढ़ा के देख लो चाहे तो, फिर ये P2 करके देख लो। अब मैंने प्राइस बढ़ाया, उसके बावजूद भी डिमांड वहीं की वहीं है, ठीक है। तो ये हो गया आपका, इसको हम बोलते हैं ईडी इक्वल टू 0,
और ये है y अक्ष के समानांतर, y अक्ष के समानांतर, ठीक है ना, ये बिंदी है, ठीक है, समझ में आ गया। ये y अक्ष के समानांतर है। इससे पहले वाला क्या था, इससे पहले वाला पूर्णतया लोचदार था। उसमें मैंने आपको क्या समझाया था कि पूर्णतया लोचदार मांग लोच वो होती है जिसमें कीमत में परिवर्तन नहीं दिखेगा आपको, मगर डिमांड या तो बढ़ेगी बहुत ज्यादा, है ना, या तो बहुत ज्यादा कम हो जाएगी, है ना, अनंत वाला केस है, अनंत वाला केस, ठीक है ना। तो वो था x अक्ष के समानांतर था वो। और ये क्या है, जिसमें इसमें क्या है, कीमत तो चेंज होगी, इस वाले में कीमत तो चेंज होगी मगर डिमांड स्थिर रहेगी। और पहले वाले में क्या था, डिमांड जो कीमत था वो स्थिर था, पहले वाले में कीमत स्थिर थी एक तरह से, मतलब ना के बराबर परिवर्तन हो रहा था, बिल्कुल स्थिर ऐसे थी वो, ठीक है ना, और डिमांड बढ़ घट रही थी। और ये वाले केस में क्या, कीमत तो बढ़ घट रही है मगर डिमांड क्या है, स्थिर है अपनी जगह, ठीक है। तो ये होता है y अक्ष के समानांतर, इससे पहले वाला x अक्ष के समानांतर। समझ में आ गया, फटाफट से नोट डाउन करो इसे भी, जल्दी करिए। बट अब ये थर्ड पॉइंट देखिए, इसमें है इकाई के बराबर मांग की लूज, यानी इकाई के बराबर यानी ईडी इक्वल टू 1। जब आपका ईडी जो है 1 के बराबर हो जाता है तो वाली सिचुएशन को समझते हैं। इसने बोला जब एक वस्तु की कीमत में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन, यानी किसमें, कीमत में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन, ठीक है, जिसको मैं अंडरलाइन करता हूं, आप भी कर लिया करो, इससे क्या था, आसानी होती है पेपर के टाइम पे समझने में। तो जब एक वस्तु की कीमत में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन उस वस्तु की मांग में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन के बराबर होता है, बात को समझो क्या लिखा है, जब एक वस्तु की कीमत में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन उसकी मांग में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन के बराबर होता है तो उसे इकाई के बराबर मांग की लोच कहते हैं। अगर मैंने आपको अंडरलाइन के लिए बोला है तो बेटा बहुत सारे बच्चे ऐसे पेंसिल से लगाएंगे, ऐसे करके कुछ फायदा नहीं है, आप पेन से लगाइए अंडरलाइन, और अंडरलाइन भी एक बार नहीं, थोड़ा डार्क करो उसे, ठीक है, या तो हाईलाइट मार्कर लो, बट हाईलाइट मार्कर कौन करता है, सजाने का काम अपना है नहीं, तो क्या करो, जैसे मार्कर है, मुझे इसको अंडरलाइन करना, सपोज करो इसको, तो मैं ऐसे नहीं करूंगा, मैं अपने वो पेन से, सॉरी मार्कर नहीं, पेन है मेरे पे, तो मैं उस पेन से 3-4 बार ऐसे कर दूंगा तो मुझे अलग से दिखेगा वो कि ये लाइन, ये पॉइंट जो है, ये वर्ड है वो इंपोर्टेंट है। बात समझ आ गया ना। तो इसीलिए आप अंडरलाइन करना इसको थोड़ा अच्छे से, ठीक है, उठ के, कि जब एक वस्तु की कीमत में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन और उसकी मांग में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन दोनों बराबर होते हैं, ठीक है, एक समान होते हैं, तो उसे इकाई के बराबर मांग की लोच कहते हैं। वही देखो, सेम वही मैंने बनाया जब तक बनाया था, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, ये मैंने इस तरह से कर्व खींच लिया बेटा, ये मेरा होता है डिमांड कर्व, डीडी कर्व, डीडी मतलब डिमांड कर्व, डी है ये बेटा, ठीक है ना, तो डीडी कर्व हो गया। अब मैंने प्राइस ले लिया अपनी तरफ, कोई भी अपनी मर्जी से मैंने कोई भी प्राइस लिया और उसको मैंने इस तरह से खींच दिया, ये प्राइस हो गया, क्वांटिटी हो गया, यहां तक समझ में आ गया। अब एक काम करते हैं, प्राइस बढ़ा के देखते हैं, प्राइस बढ़ा रहा हूं मैं, ये मैंने प्राइस बढ़ा दिए, तो मैंने प्राइस को P1 कर दिया। बेटा प्राइस बढ़ाऊंगा तो गारंटीड है डिमांड तो कम होगी, ठीक है, आप स्केल का यूज करना बेटा। तो प्राइस बढ़ाने पर डिमांड क्या हो गई, कम हो गई। सपोज करो मैंने प्राइस बढ़ाया था 10%, कितने परसेंट से, 10% से मैंने प्राइस बढ़ाया था, और डिमांड जो कम हुई है वो भी 10% से हुई है, यानी जो कीमत में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन और मांग में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन दोनों बराबर होंगे, तभी वो इकाई के बराबर होता है। एक और बना के देख लेते हैं, प्राइस कम करके देख लेते हैं, थोड़ा ज्यादा करके देखते हैं इस बार, ठीक है, ये P2 है। सपोज करो मैंने 20% से प्राइस गिरा दी है, तो प्राइस गिरेगा तो मांग तो बढ़ेगी, तो मांग बढ़ा के देख लेते हैं, ठीक है ना। तो मांग मैंने बढ़ा दी है, Q2 हो गया, सपोज करो Q2 हो गया। अब ये भी मान लो 20% से बढ़ी है, यानी जब मैंने प्राइस कम किया 20% से तो डिमांड बढ़ गई 20% से, मैंने प्राइस बढ़ाया 10% से, डिमांड कम हो गई कितने से, 10% से। तो जितना परसेंटेज चेंज किस में आ रहा है, प्राइस में आ रहा है, उतना ही अपने डिमांड में आ रहा है, तो समझ लो वो क्या है, ईडी इक्वल टू 1, यानी इकाई के बराबर मांग की लोच, इसको इकाई लोचदार भी बोलते हैं, ठीक है ना। फटाफट से नोट डाउन करो बेटा, हमारे 3 पॉइंट कंप्लीट होते हैं यहाँ पे। अब आगे देखिए इस पॉइंट को, चौथा पॉइंट है इकाई से अधिक मांग की लोच, यानी जब ईडी ग्रेटर देन 1 हो जाता है। क्लियर है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि जब एक वस्तु की कीमत में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन, यानी कीमत में होने वाला जो प्रतिशत परिवर्तन है उसकी तुलना में, ठीक है, वस्तु की मांग में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन
अधिक होता है। क्या कह रहा है? कह रहा है जब वस्तु की कीमत में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन की तुलना में उसकी जो मांग में होने वाला जो प्रतिशत परिवर्तन जो उसकी मांग में हो रहा है वो ज्यादा है, तो उसे इकाई से अधिक मांग की लोच कहते हैं। देखो मेरी बात को ध्यान समझने की कोशिश करो। देखो पहला क्या था, कीमत एक जैसी है बट मांग या तो बहुत ज्यादा बढ़ रही है या तो बहुत ज्यादा कम हो रही है, ठीक है ना। तो उसको मैंने बोला था पूर्णतया लोचदार, जो कि एक्स अक्ष के समानांतर था। दूसरा था कीमत में जितना मर्जी परिवर्तन कर दो मांग में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल ढीठ बताया था मैंने, तो उसको बोलते हैं पूर्णतया बेलोचदार यानी वाई अक्ष के समानांतर। तीसरा केस था आपका जितना प्रतिशत परिवर्तन आप कीमत में करते हो उतना ही प्रतिशत परिवर्तन आपकी मांग में आता है, तो उसे कहते हैं इकाई के बराबर मांग की लोच। क्लियर हो गया। अब आता है इकाई से अधिक, यानी जितना प्रतिशत परिवर्तन आप कीमत में करोगे उससे ज्यादा परिवर्तन आएगा किसमें, मांग में। ठीक है, तो उसे कहते हैं इकाई से अधिक मांग की लोच। तो जितना कीमत में परिवर्तन होगा उससे ज्यादा मांग में दिखेगा, तो उसको कहते हैं इकाई से अधिक मांग की लोच। ठीक है ना। तो मैं इसका कर्व बना रहा हूं, देखो थोड़ा बाहर की तरफ बनता है इसका। मान लो डी कर्व है, ठीक है। अब मैंने कोई भी प्राइस ले लिया, थोड़ा और सही कर लेते इसको 2 मिनट को। ये भी सही है करते हैं, ये खराब नहीं है, बिल्कुल सही है वैसे ये। ठीक है, मैं थोड़ा सीधा बना रहा हूं उसको और थोड़ा हल्का सा झुका रहा हूं उसको नीचे की तरफ। ठीक है, डी बनेगा बाहर की तरफ ही, थोड़ा बाहर को बनता है। ठीक है ना। मैंने प्राइस ले लिया अपनी तरफ से, कुछ भी एक प्राइस अपनी मर्जी से ले रहा हूं मैं, और ये क्वांटिटी ले लिया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब प्राइस बढ़ा के देख लेते हैं। ठीक है, प्राइस बढ़ा रहा हूं मैं, ये P1 हो गया मान लो, ठीक है ना। अब ये Q1 हो गया। आपको कहीं से ये दोनों बराबर लग रहे हैं? नहीं लग रहा। मैंने प्राइस बढ़ाया, मान के चलो सपोज करो 5% से, कुछ भी लिख रहा हूं मैं, प्राइस मान लो मैंने 5% से बढ़ाया, तो प्राइस बढ़ाने पे डिमांड कम होनी चाहिए थी, बिल्कुल कम हुई है। कितने परसेंट से कम हुई है, मान लो 10%। तो जितना परसेंटेज चेंज प्राइस में आया उससे ज्यादा किसमें आएगा, डिमांड में आएगा। क्लियर है। एक और करके देख लेते हैं, प्राइस से काम करते हैं, कम करके देख लेते हैं, P2 करते हैं। मार्कर चेंज कर लेता हूं आपके लिए ताकि आपको समझ में आए, इसलिए मैं ज्यादा से ज्यादा मार्कर्स का यूज कर रहा हूं उसमें। ठीक है, सपोज करो मैंने प्राइस जो है कम किया 11% से, मान लो सपोज करो मैंने 11% से प्राइस डाउन किया, तो आपको डिमांड देखो बढ़ती हुई दिखेगी। भाई प्राइस कम होगा तो डिमांड तो बढ़ेगी बढ़ेगी। ठीक है ना। आप खुद बताओ क्या ये कहीं से ये दोनों मैच कर रहे हैं? कहीं भी नहीं कर रहे। ये तो बहुत कम है, 11% से कम हुआ है, और ये बढ़ गया, मान लो सपोज करो 25% से बढ़ गया या 22% से बढ़ गया, है ना, 25% से बढ़ गया, तो इसको हम बोलते हैं इकाई से अधिक मांग की लोच। देखो हो क्या रहा है इसमें कि जितना प्रतिशत परिवर्तन आप प्राइस में करोगे उससे ज्यादा परिवर्तन किसमें आएगा, मांग में आएगा। आपने प्राइस 5% से बढ़ाया तो काम देख, डिमांड तो कम होनी थी ना, डिमांड तो कम होनी थी, बट वो ज्यादा से कम होगी, 5% से ज्यादा से कम होगी। और अगर आप प्राइस कम करोगे तो डिमांड बढ़ेगा, बट जितना परसेंटेज यहाँ आएगा इससे ज्यादा होगा। चाहे फिर ये 11 थे 12 हो जाएगा, एक टाइम को ज्यादा होगा मगर कम नहीं हो सकता और बराबर भी नहीं हो सकता। ठीक है ना। तो जितना यहाँ आएगा उससे ज्यादा परिवर्तन यहाँ दिखेगा। क्लियर है। इसलिए यह कर्व थोड़ा बाहर की तरफ बनता है, और ये आपका वो केस है जब ईडी ग्रेटर देन 1 यानी इकाई से अधिक लोचदार, इकाई से अधिक लोचदार, या सिर्फ इसको लोचदार भी बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, लोचदार भी बोलते हैं। इकाई से अधिक लोचदार बोल लो या सिर्फ लोचदार भी बोलोगे तो समझ लेना वो इकाई से अधिक ही है। क्योंकि पूर्णतया के लिए मैंने बताया था स्पेशली वर्ड लगाएगा, पूर्णतया पूर्णतया या परफेक्टली वर्ड लिखता है। ठीक है ना। और सिर्फ लोचदार बोलेगा तो इकाई से अधिक लोचदार माना जाता है। बेलोजदार बोलेगा इकाई से कम लोचदार माना जाता है। इकाई से कम लोचदार को बेलोजदार कहते हैं, जो ईडी लेस देन 1 होगा। और ग्रेटर देन 1 वाले को लोचदार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लोचदार। और उस वाले को कहते हैं बेलोचदार। समझ में आ गया। चलो अभी आ रहे हैं उस पॉइंट पे, फिर इसको उतार लो, चौथे पॉइंट को। अब ये 5वां पॉइंट देखिए ध्यान से। इसमें इकाई से कम मांग की लोच यानी ईडी लेस देन 1, इसमें लिखा जब एक वस्तु की कीमत में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन की तुलना में वस्तु की मांग में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन क्या होता है, कम होता है, तो उसे इकाई से कम मांग की लोच कहते हैं। यानी यहां पे क्या है कि वस्तु की कीमत में जितना प्रतिशत परिवर्तन होगा उससे कम कहां होगा, मांग में होगा। क्लियर हो गया। तो इसका भी देखो कर्व बनाने की कोशिश करते हैं। इसका कर्व देखो थोड़ा सा अंदर को बनेगा। सपोज करो ये डी, मैंने प्राइस कोई भी एक ले लो, प्राइस कहीं पे भी स्टार्टिंग में, ये क्वांटिटी हो गया। ठीक है, प्राइस बढ़ा के देख लेते हैं क्या होता है। P1 करके देख रहा हूं मैं। ठीक है, सपोज करो मैंने प्राइस बढ़ाया 12% से,
ये Q1 तो प्राइस बढ़ाने पे डिमांड कम होगी, मगर देखो ये गैप थोड़ा कम है। सपोज करो ये सिर्फ कम हुआ कितने से, 7% से, ठीक है ना। ऐसे ही प्राइस P2, मान लो यहाँ पे मैंने कितना 16% से मैंने प्राइस क्या कर दिया, कम करा, तो डिमांड जो है Q2, डिमांड प्राइस कम होने पे डिमांड बढ़ेगा, मगर देखो इसका गैप ज्यादा है, इसका कम है। इसका मतलब मान लो सपोज करो 10% से या 11% से क्या हुआ, ये बढ़ा है। तो हो क्या रहा है, जितना परसेंटेज चेंज प्राइस में होगा उससे कम कहां होगा, डिमांड में होगा। देखो मेरी बात को ध्यान से समझना, ठीक है। इसको हम बोलते हैं ईडी लेस देन 1, यानी इकाई से कम, ठीक है, इकाई से कम मांग की लोच या इकाई से कम लोचदार, इकाई से कम लोचदार, यानी लोचदार तो है बट इकाई से कम है, इसीलिए इसको बेलोचदार भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, बेलोचदार, ठीक है ना। पूर्णतया नहीं, इससे बेलोचदार। तो बेलोचदार बोलो, इकाई से कम लोचदार बोल लो, समझना रहेगा। तो पहला वाला था जिसमें प्राइस में ना के, यानी कीमत में ना के बराबर परिवर्तन नहीं हो पाएगा, यानी कीमत में परिवर्तन नहीं हो रहा, मांग या तो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी या तो बहुत ज्यादा कम हो जाएगी, ठीक है ना। इसको बोलते हैं पूर्णतया लोचदार। क्लियर हो गया। पॉइंट नंबर 2, कीमत में कितना भी परिवर्तन कर लो, मांग में बिल्कुल भी रत्ती भर भी परिवर्तन नहीं आएगा, तो उसको कहते हैं पूर्णतया बेलोचदार, ठीक है। यानी ईडी आपका जब जीरो हो जाता है, बेटा क्या होता है, ईडी क्या होता है आपके, जीरो हो जाता है। यार तो समझ में आ गया। उसके बाद तीसरा था, जितना प्रतिशत परिवर्तन आप कीमत में करोगे उतना ही प्रतिशत परिवर्तन डिमांड में आएगा, तो वो होता है ईडी इक्वल टू 1। फिर जितना प्रतिशत परिवर्तन आप कीमत में करोगे उससे ज्यादा अगर डिमांड में आएगा तो वो होता है ईडी ग्रेटर देन 1, यानी इकाई से अधिक लोचदार, जिसको लोचदार भी कहते हैं। फिर लास्ट, जितना प्रतिशत परिवर्तन कीमत में करोगे उससे कम प्रतिशत परिवर्तन मांग में आएगा, तो उसे कहते हैं इकाई से कम, ठीक है, लोचदार। तो कम वाले में मांग में कम परिवर्तन आ रहा है, अधिक वाले में मांग में ज्यादा परिवर्तन आ रहा है, बराबर में दोनों बराबर है। समझ में आ गया ना। तो इस पार्ट को यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है। पार्ट नंबर 3 में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।